नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 9 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत, जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। और हमने ये चैप्टर जो अभी हम कवर कर रहे हैं, ये इसका सेकंड भाग है, दूसरा भाग है। इससे पहले हमने इसका पहला भाग कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने भारत की आकृति के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था और उसके बाद में भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हुए मुख्य भौगोलिक वितरण, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह आदि को हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे इसके सब टॉपिक्स हैं और इसमें से हमने सिर्फ एक ही कंप्लीट किया है, वो है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे उत्तरी मैदान को आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उधर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूं, जिसमें हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों के बारे में है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में 8,848 मीटर, कंचनजंगा भारत में है जो कि दूसरी ऊंची चोटी है 8,598 मीटर, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, ठीक है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ भारत में है और गुरुला मंदाता नेपाल में है। ठीक है, तो अभी आप ये आराम से देख सकते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, भाई माउंट एवरेस्ट को आप इंडिया में लिख के आ जाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चोटी कौन से देश में है। और ये सारी चोटियां जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। ये जो हिमालय जो ये पर्वत है, ये माउंट एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत जो चोटी है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो कि जिसका विस्तार कहाँ से है, इसका विस्तार हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से लेके आगे पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन सारे राज्यों में से होकर जाता है। ठीक है, तो अभी हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने मैप भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितना ये आप रेड देख रहे हैं ना, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इसके अंदर जो पर्वत श्रृंखला है आप देख सकते हैं, पर्वत श्रेणी जो है ये, इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नीचे भी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्या पर्वत श्रृंखला है, विंध्या श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हैं शिवालिक है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर श्रेणी है। आप इधर देखेंगे तो आपको गारो खासी जयंतियां की वो दिखेंगी। ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको महादेव पहाड़ियां मिलेंगी, सतपुड़ा की पहाड़ियां मिलेंगी। और विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है, विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये ज्यादा ऊंची नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। और जो युवा वलित पर्वतों में हिमालय की श्रेणी आती है, और आज पर्वत और जो हमारी एंडीज हैं, बाकी जो नई युवा है वह सारी उसके अंदर आती हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है कि युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, और अरावली जो है यह प्रौढ़ श्रृंखला है, बड़ी पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, आप समझदार हैं, आपको पता है। ये देखिए यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियां हैं, और अनाई मलाई और अनाई मुडी कहाँ पे, दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शंस, कर्नाटक के ट्राई जंक्शंस पे ये पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, हमने पहाड़ियां पढ़ ली थी। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान। ठीक है, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। आपको पता है कि जलोढ़ मृदा जो होती है यह बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, और जो ये होती है ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से ही बनती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये मैदान होते हैं, इनको बनाने का जो श्रेय होता है ये हमारी नदियों का ही होता है। जब ये पहाड़ों से नीचे आती है और समतल मैदानों में क्या कहते हैं बहने लगती हैं, तो जो भी पहाड़ों से लेके आई हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, वह सारी क्या करती है, वह उस मैदान में फैलाती हुई चली जाती है। और आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें उगती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से गंगा नदी निकलती है। और सिंधु नदी जहाँ से जाती है, आपको पता है पंजाब के अंदर से
उसके सिंधु के बहुत सारे भाग निकलता है जो जाके बाद में सिंधु में मिल जाती हैं, और वह हमारा जो पश्चिम भारत है मुख्यतः अब वो पाकिस्तान के अंदर चले गया है, उसके अंदर यह निर्माण करती है। ठीक है, तो लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना बड़ा चौड़ा मैदान है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का निवास भी है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक माजोली करके एक द्वीप है। मतलब द्वीप आपको पता है वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, तो जरूरी नहीं है कि वह समुद्र के अंदर ही हो, वह किसी बहुत विशालकाय नदी या बहुत विशालकाय झील के अंदर या सागर के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। बस वह भूमि का जो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर दिख रहा है वह, और थोड़ा रहने मतलब इतनी जगह है कि आप उसे द्वीप कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात कुछ है, इतना क्षेत्रफल है कि उसको आप देखा जा सकता है। ये नहीं कि भाई कोई एक पत्थर से निकला हुआ है, वो द्वीप नहीं कहलाएगा, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जिसपे आप एटलीस्ट अपनी नावें खड़ी कर सको, आप रेस्ट कर सको, इतनी थोड़ी सी जगह उस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं तो माजोली जो है ये एक ऐसा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, लोग वहां पे रहते भी हैं। यह सघन जनसंख्या 320 किलोमीटर चौड़ा है। अभी उत्तरी मैदानों पे वापस आ जाते हैं हम लोग कि यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। आपको पता लग गया कि भैया उत्तरी का जो मैदान है वह 2400 किलोमीटर लंबा है और 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे भारत की बात हो रही है, बाहर की नहीं बात हो रही है। आप उस क्षेत्र को नहीं लेंगे जो भारत के बाहर का है, सिर्फ भारत की बात हो रही है। और आपको पता है कि भारत की जो चौड़ाई है वो ही 2933 किलोमीटर है, और आप समझ सकते हैं कि उसमें से 2400 किलोमीटर का तो क्षेत्रफल जो है हमारा वह मैदानी क्षेत्र ही है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और पर्याप्त भूमि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। तो आपको पता है कि जब मैदान में जो नदी होती है वो बहुत सारी धाराओं में बहने लग जाती है। कैसे बहने लग जाती है, क्यों बहने लग जाती है? क्योंकि नीचे गाद इकट्ठी हो जाती है। तो नीचे गाद इकट्ठी हो जाती है, उसके कारण वह अलग अलग भागों में बहने लग जाती है। जो हमारी नदियां हैं अलग अलग धाराओं में बहने लग जाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा चित्र के जरिए समझा देता हूँ कि ये पर्वत से नदी ऐसे आ रही है, और जब वह समतल मैदान में जाती है तो जो अपने साथ में छोटे छोटे जो कण होते हैं गाद के, बहुत सारे इकट्ठा होके एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और वह फिर क्या हो जाती है, अब फिर वह अलग अलग धाराओं में बहने लग जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वितरिकाएं। ठीक है, कुछ चित्र आएगा तो मैं उसके माध्यम से भी आपको आगे समझाऊंगा। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ? ठीक है, तो दोआब का अर्थ क्या है कि दो नदियों के बीच का भाग। दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ पांच और तथा आब का अर्थ पानी, मतलब 5 नदियां। ठीक है, 5 आब, 5 नदियों की जो धाराएं हैं वे पंजाब में बहती हैं। आपको पता है 5 नदियां हैं, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। ठीक है, तो दोआब का अर्थ आपको समझ में आ गया कि दो नदियों के बीच के भाग को दो आब कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखो भाई, अभी हमने भारत का वर्गीकरण देखा जिसमें हमने हिमालय पर्वत देखा। अभी हम उत्तरी मैदान देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी हम उत्तरी मैदान के बाद में हम प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे। ठीक है, और द्वीपीय जो है हमारे द्वीपीय क्षेत्र है वो देखेंगे, मरुस्थल देखेंगे। इसमें भी हमने क्या कर दिया, हमने
उत्तरी मैदान को तीन उपवर्गों में बांट दिया। ठीक है, जैसे क्या है कि 6th क्लास को आपने 3 सेक्शंस में बांट दिया। ठीक है, उनके पढ़ाई के या उनके किताबों के अनुसार। ठीक है, तो अभी देखिए, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि जो उत्तरी मैदान है हमारा पश्चिमी भाग भारत का, उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, जेचरवस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जेचरवस के नाम से याद रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हमें याद रहता है, जेचरवस, झेलम, और ये इसी सीक्वेंस में है। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये जो 5 नदियां हैं, ये जाके जो भारत से निकलने वाली जो सिंधु नदी है, जो कि ऊपर से बहती हुई आपके जम्मू कश्मीर से बहती हुई सीधे पाकिस्तान में एंटर करती है, और ये जो 5 नदियां हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब से बहते हुए जाके पाकिस्तान में एंटर करके सिंधु नदी की सहायता करती है, सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो सारा क्षेत्र है, ये क्या करता है, ये सारा क्षेत्र हमारा पंजाब का मैदान बनाता है। ठीक है, तो हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआबों की संख्या बहुत अधिक है भाई, क्यों है, क्योंकि 2 पानी के क्षेत्रों के बीच के जो भाग है उसको दोआब कहते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, इतनी सारी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नहरें वहरें हैं, तो वहां पे बहुत सारे दोआब के क्षेत्र है। ठीक है, गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। मैंने अभी आपको 3 तो बताए दिए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल, साथ साथ में झारखंड और हरियाणा भी आपको नोट कर लेना है कि गंगा का मैदान ये तीसरा है। पहला पंजाब का मैदान पढ़ा हमने, अभी गंगा का मैदान पढ़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है कि 2 मैदान हमने पढ़ लिए हैं। अभी उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानता इसके उच्चावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। कैसी विविधता है भैया, क्या डायवर्सिटी है, अभी पढ़ते हैं हम। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर, कितना, 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है, कि चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है भैया, शिवालिक ढाल पर। ठीक है, क्या है कि शिवालिक ढाल पे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टियों है, जिसमें ये गुटिका का निक्षेपण करती है। मिट्टी जो लाई हुई है उसमें थोड़ा थोड़ा बिछाती हुई चलती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इसे भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जो साथ में इसके बहने वाली जो सरिताएं हैं वह सभी इसी पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। अभी भैया अब आप ही बोलेंगे ये क्या हुआ। ऐसा हुआ कि जब 8 से 16 किलोमीटर की ढाल थी, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर की ढाल थी, उस टाइम पे क्या हुआ कि शिवालिक की रेंज में ये ऐसे जमीन के अंदर की पानी जो था वहां पे गाद होती है, ठीक है, तो वहां पे ये पानी लुप्त हो जाती है सरिताएं इसकी। लेकिन आगे जाके जहां कहीं थोड़ी बहुत ही ढाल इनको मिलती है, ये सरिताएं वहां पे पानी बाहर निकल आता है और वहां पे क्या होता है, थोड़ी दलदली भूमि होती है। पानी ज्यादा नहीं होता है लेकिन वहां पे दलदली भूमि होती है। हाँ, वर्षा के कारण वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे भूमि होती है ये आर्द्र भूमि बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, आर्द्र भूमि बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, तराई कहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि तराई का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तराई तो हम वैसे भी घर में कहते हैं कि भाई पानी डाल दो, तराई कर दो उसके ऊपर, मतलब तराई मीन्स उसको गीला कर दो। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो वेटलैंड्स होते हैं वह खासकर तराई क्षेत्र होते हैं। लेकिन ये जो तराई, वो वेटलैंड कहीं पे भी हो सकते हैं, आर्द्र भूमियां, लेकिन जो ये तराई क्षेत्र है ये वही होता है जहां पर
पहाड़ी क्षेत्र की 8 से 16 किलोमीटर की ढाल होती है, और उसके दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में या किसी और अन्य उसके जो उस ढाल का जो अंतिम सिरा होगा वहां पर ये तराई का क्षेत्र बनाएगा। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को क्या किया गया, काटा गया जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़। देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में बताता हूँ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और पीलीभीत भी। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी मैदान में जो चीजें हैं हम उसके लिए हम बात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं हम। ठीक है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जलोढ़ आपको पता है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा के बारे में आप जानते हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, या रेतीली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, ये सारी। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांबर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जो चूनेदार निक्षेप होते हैं, निक्षेप आपको पता है कि जो मिट्टी हो गए, निक्षेप हो गए, जो अपर्दन के कारण जो निक्षेप होते हैं। निक्षेप का अर्थ आप समझ जाओ कि आप सरल भाषा में समझ जाओ, मिट्टी के टुकड़े। अब वो पत्थर के टुकड़े मान लो, मिट्टी के टुकड़े मान लो, वो आपके निक्षेप है। अब वो चूनेदार निक्षेप भी हो सकते हैं, जिसे आप कंकड़ कहते हैं, या वो बारीक मिट्टी वाले निक्षेप भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, खादर भी कह सकते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इनका हर साल पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अर्थात हमने भैया एक बार खेती कर ली, तो वहां पे खेती करने के बाद आप क्या करेंगे, भैया खेत है आपका, इसमें से आपने ले लिया सारा जो इसका शक्ति है, उत्पादक उपजाऊ क्षमता है। लेकिन अगली बार जब बाढ़ आएगी, फिर से वो निक्षेप लेके आएगी, चूनेदार निक्षेप लेके आएगी, या जलोढ़ मृदा लेके आएगी, जो कि हमारी खेती के लिए फायदेमंद होंगे। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार में आपको बताता हूँ कि ये भारत है, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, तो जो भारत का जो ये हिस्सा है ना, जो आपका भारत की जो ये जो रेखा है ना, कौन सी रेखा है ये, 23.5 डिग्री पे, आपको पता है 23.5 डिग्री की रेखा जो होती है वह हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके जो नीचे का भाग है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, और यहीं पे हमें प्रायद्वीपीय पठार मिलते हैं। ठीक है, जो थोड़े ऐसे होते हैं कि समझ लीजिए पहाड़ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वह ऊपर से बिल्कुल सपाट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हमें चोटियां मिलेंगी, ये चोटी हो गई, ये चोटी हो गई, उत्तर भारत में ये चोटी हो गई, यहाँ पे नेपाल में माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये पठार है, तो ये थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे दक्कन का पठार है हमारा। ठीक है, किसका पठार है, दक्कन का पठार। यहाँ पे क्या है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार है, तो आपको समझ में आएगा। अब यह छोटा नागपुर का पठार है। अब ये क्या है कि ये गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण और अपवाह के कारण, गोंडवाना भूमि के टूटने के और अपवाह के कारण यहाँ पे ये बना था, इसलिए इसको प्राचीनतम भूभाग कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अरावली की पर्वत श्रृंखला, क्योंकि आपको पता है कि कैसे गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुआ था, हमारी इंडियन प्लेट, और जाके ये हमारे एशिया से मिली थी और हिमालय पर्वत बना और एक नया भूखंड बना। ठीक है, तभी हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुला। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं।
इस पठार के दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि जो है वह आपको कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र मिलेगा। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि जो आपको नर्मदा नदी कहाँ पे आपको बताइए मध्य भारत में है और अमरकंटक से निकल के जाके कहाँ मिलती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो उल्टी पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सारी नदियां जो है हमारी पूर्वी नदी और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है जाकर। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र सबके सब। ठीक है, तो ये जो है उसके ऊपर का जो मालवा का जो हिस्सा है वह मध्य उच्च भूमि है और उसको मालवा का पठार भी कह दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, क्या हो गया भाई, विंध्य श्रृंखला जो है वो दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला से और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। मैंने अभी आपको दिखाया था मैप के अंदर, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ गया हमारा मैप, ये रहा मैप हमारा। ठीक है भाई, विंध्य श्रृंखला आप देख लो, कहाँ है विंध्य श्रृंखला, आप देखो विंध्य श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला ये रही। ठीक है, कहाँ है विंध्य श्रृंखला, ये रेड रेड जो आपको दिख रही है ये है विंध्य श्रृंखला। इसके ऊपर आपको मालवा का पठार दिख रहा है, मध्य उच्च भूमि। यहाँ पे आपको देखो छोटा नागपुर का पठार दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे दक्कन का पठार दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोला इसने, उत्तर में जो है अरावली श्रेणी है, दक्षिण में क्या है, विंध्य श्रेणी है। ठीक है, तो सॉरी विंध्या के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा श्रेणियां है। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, आप आराम से देख भी सकते हैं, मैं आपको पॉज करके आराम से धीमे से ये कहाँ पे, और मैंने आपको अभी बताया था कि बिल्कुल हमारी जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा जो है हमारी उस रेखा के बिल्कुल ये पास में लगता है। देखो ये रही हमारी कर्क रेखा और कर्क रेखा पे छोटा नागपुर का पठार है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई दक्कन का पठार कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो आप क्या बताओगे? आपको पता है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, बताओ, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का विभाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। आपको समझ में आ गया कि विंध्य श्रृंखला बीच में है, उसके ऊपर मालवा का पठार है, साइड में अरावली है, विंध्य के नीचे सतपुड़ा है और उसके नीचे दक्कन का पठार आएगा। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान की बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण होती जाती है। किसकी बात हो रही है? मध्य उच्च भूमि की। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मतलब अब भैया मालवा के पठार के अंदर अगर आ जाए तो आप बोल सकते हो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है वहाँ के स्थानीय नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार ही विस्तारित होकर छोटा नागपुर का पठार बन जाता है, जिसे मध्य उच्च भूमि पठार कहा जाता है। भारत में दो पठार है, मध्य उच्च भूमि पठार और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि पठार के अंदर मालवा का पठार है या मालवा पठार बोला जाता है उसको। मालवा पठार का ही जो एक विस्तार है जिसे आप अपवाह छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और हमारी कर्क रेखा के भी दक्षिण में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में
उच्च ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ठीक है, अब भैया तभी जो दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां है ना, ये पश्चिम है। ठीक है, और ये हमारा पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ये पठार है ना, हमारा जो ये पठार है, ये यहाँ पे ज्यादा ऊंचा और यहाँ पे कम है, इसलिए जो यहाँ की नदियां है ना वो ऐसे बहती है। ठीक है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, ये सारी जाके कहा, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पठार का एक और भाग है जिसे उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। एक भ्रंश के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। ठीक है, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, दक्षिण का जो हमारा ये दक्षिण का, ठीक है, जो पठार है, इसके जो पश्चिमी भाग है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं और पश्चिमी तट कहते हैं, और जो पूर्वी भाग है इसको क्या कहते हैं, पूर्वी घाट और पूर्वी तट कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वह सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भौर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ठीक है, ये कहाँ है, ये थार घाट, पोल घाट, देखो भाई कहाँ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, कोंकण दिख रहा है, मालाबार तट दिख रहा है। मेरे ख्याल से इस वाले मैप में ये नहीं है, कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट मैप आएगा हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, कहाँ चले गए हम, वापस आ जाओ, कहाँ गए हम, ये। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट भी दिया है। आपको पता है कि डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं नदियां, और सीधी सी बात है, जब नदियां जाएंगी तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जाएंगी, तो इसलिए वहां के जो पठार हैं वो काट दिए हैं। ठीक है, वहां का जो इलाका है वो उन्होंने काट दिया है। ठीक है, पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया था, 2500 मीटर मतलब 2695 मीटर था। डोडा बेटा 2633 मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह क्या है, महेंद्रगिरी 1500 मीटर। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां। ठीक है, शिवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उड़गमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता था, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आपको देखनी है। प्रायद्वीपीय पठार के ये भी जो है ये भी आप देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्खन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली के पहाड़ियां
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ठीक है, अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। ठीक है, ये अरावली पहाड़ियों की बात हो रही है, याद रखना आपको। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है, भारतीय मरुस्थल आ गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हम अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वह समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा। एक छोटा सा मैसेज आपके लिए वीडियो के एंड में होगा, जरूर आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपके जीवन में वह बहुत अच्छे से आपका जीवन बदल सके। ठीक है, तो ध्यान रखिए। जय हिंद। और ये मैसेज आपके लिए।